हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम फिर से करने वाले हैं इतिहास के 25 है ना अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आगामी होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए जो है महत्वपूर्ण है। राइट, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या बीएसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हो, ओके, या स्टेनोग्राफर या सीएचएसएल या फिर एमटीएस या फिर बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो, कि मतलब कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर बिहार दरोगा हो गया। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्व रखता है। ओके, तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। राइट, तो इससे पहले मैं थोड़ा सा इसको जो है मिटा देता हूँ ताकि क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। हमारा पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। हमारा ऑप्शन है अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग। ओके, तो हम ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं। राइट, तो इसे अफगानिस्तान का पार्ट है, तो ये अगर आपने को पढ़ा होगा तो अफगानिस्तान जो है वो क्या था, अशोक के साम्राज्य में शामिल था। बिहार तो था ही, और श्रीलंका को छोड़ते हैं, और कलिंग, देखिए कलिंग उसने जीता था, तो ये भी इसके में साम्राज्य में शामिल था। तो यहाँ पे बात आ गई श्रीलंका की, ठीक है। तो श्रीलंका जो है मतलब अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो अब अशोक के साम्राज्य में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था, तो जैसे हो गया कि चोल साम्राज्य ना, या चोल पांड्य और क्षत्रिय पुत्र और केरल पुत्र और एवं ताम्रपर्णी जो कि श्रीलंका है ना, श्रीलंका कहलाता है। राइट, तो ये सब एरिया जो था अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो इसके अनुसार हमारा कौन सा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये सबको एक बार कम से कम पढ़ लीजिएगा, ताकि एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो आप लोग एक बार अगर पढ़ के रहेंगे ना, तो कम से कम ये याद रहेगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, तो आप जो है सही आंसर टिक करके आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था। देखिए, ये चंद्रगुप्त के महल का अवशेष है ना, अवशेष है। कहाँ पे स्थित है, पटना में। और ये जगह का क्या नाम है, कुम्रहार है ना, कुम्रहार, यहाँ पे लिख देता हूँ, कुम्रहार। और ये जो बना हुआ था, इनके अवशेष से जो पता चलता है, ये बना हुआ था क्या चीज़ का, लकड़ी का। तो यहाँ पे पूछा गया कि चंद्रगुप्त का महल जो है मुख्यतः किस चीज़ का बना हुआ था, ईंटे का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का। तो ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट आंसर है। मतलब चंद्रगुप्त का महल जो बना हुआ था, क्या चीज़ का बना हुआ था, तो लकड़ी का। और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप इसको जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह स्तंभ कौन सा। ये तो स्तंभ का मैंने एक चित्र दे दिया कि स्तंभ कैसा होता था, मतलब कैसा दिखता था। तो अगर स्तंभ की मतलब क्या है कि मानचित्र, मतलब चित्र जो आपके दिमाग में रहेगा, तो आप इसे भूलेंगे नहीं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो देखते हैं। मास्की का लघु स्तंभ, या फिर रुमनी क्या है, क्वीन स्तंभ, या फिर रुमनी धी स्तंभ, या फिर क्या है, ये है भ्राबू स्तंभ, है ना। तो कभी जगह किसी जगह ये लिखते हैं, और कहीं कहीं किसी बुक में आप देखेंगे तो इसका स्पेलिंग जो है भ्राबू, ये जो है भ्राबू, ये जो है करेक्ट स्पेलिंग दिखाता है, ठीक है। तो है, तो ये जो है बताया गया कि स्वयं को जो है सम्राट का जो है मगध का सम्राट बताया है, तो ये भ्राबू स्तंभ में बताया गया है, करेक्ट। तो ये भ्राबू जो है, और भ्राबू को वैराट स्तंभ के भी वैराट भी बोलते हैं, है ना, वैराट। और ये जो है मगध का जो है साम्राज्य मतलब बताया था, ठीक ना, मतलब मगध का इन्होंने सम्राट अपने आप को बताया था। और ये अभिलेख जो है अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है, मतलब वो कि बौद्ध धर्म का था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। तो अशोक के धम्म का है ना, धम्म का क्या है, मुख्य संदेश क्या है। ऑप्शन है राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, या बड़ों का सम्मान, या फिर उपयुक्त में से ये क्या है, धार्मिक सहनशीलता। राइट, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन ये है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट, तो देखेंगे कि अशोक के धम्म का मूल उद्देश्य क्या है। मैं बताना चाहता हूँ कि अशोक का धम्म जो था ना, वो एक क्या था, नैतिक संहिता थी। नैतिक संहिता, संहिता नैतिक संहिता मतलब क्या, संकलन। उसमें उन्होंने क्या बताया है कि बताया कि कम पाप करना, और क्या कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, ये सब जो है बातें जो है बताया गया है। तो इसमें जो है, इसमें देखेंगे कि राजा के प्रति वफादारी, ओके, राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान या धार्मिक सहनशीलता। तो इसमें क्या है, करेक्ट आंसर है कि बड़ों का सम्मान करना, शांति एवं अहिंसा या धार्मिक सहनशीलता। मतलब ऑप्शन बी, सी, एम, डी जो है करेक्ट है। मतलब क्या है, ऑप्शन ई जो हमारा करेक्ट आंसर है, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक जो है करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, मतलब किस नाम से जाने जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है पीरदर्शी, ऑप्शन सी है धर्मदेव, या ऑप्शन डी है धर्मकृति, है ना, धर्मकृति। तो देखें कि तो
इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है कि अपने शिलालेखों में वो सामान्यतः क्या है, प्रियदर्शी के नाम से जो है जाने जाते थे, है ना? तो इसमें क्या बताया गया है कि अशोक के शिलालेख में सर्वथा उसे नाम प्रिय, देवा नाम प्रियदर्शी, मतलब देवताओं का प्रिय, है ना? मैं लिख देता हूँ देवताओं, ना देवताओं का प्रिय, अथवा क्या है, देखने में सुंदर जैसे शब्द का जो है इन्होंने प्रयोग किया। और अगर पुराण की बात करें तो पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक वर्धन, है ना? पुराणों में उन्हें क्या कहा गया? अशोक वर्धन कहा गया। तो ये सब बात जो है आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? मतलब अशोक के जो शिलालेख थे उनमें प्रयुक्त इंस्क्रिप्शन, है ना? शिलालेख को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अगर कभी आ जाए तो इंस्क्रिप्शन, ओके, इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो अगर कभी अंग्रेजी में आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। द करेक्ट आंसर है कि प्राकृतिक भाषा, है ना? ऑप्शन सी में दिया गया प्राकृतिक, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, जैसे कि बोले कि क्या है कि अशोक की शिला प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो संस्कृत, पाली, हिंद और क्या हिंद, पाली, प्राकृत और हिंदी था। इसकी वजह से क्या है, प्राकृतिक भाषा है। लेकिन अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः क्या कहते हैं, उसके अभिलेख से ही ज्ञात होता है। और उनके अभिलेख का जो है विभाजन जो है 3 भागों में किया गया है ना? पहला शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, है ना? इस प्रकार जो है उन्होंने जो है मतलब अभिलेख जो में मतलब बनाए थे, राइट, बनवाए थे मतलब कि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ओके, ऑप्शन है ए कनिंघम, या ए एच दानी व्हीलर, या जेम्स प्रिंसेप। इसका करेक्ट आंसर है कौन सा है? कि जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि अशोक की जो अधिकांश शिलालेख जो होते हैं प्राकृतिक भाषा में होते थे। ओके, प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक भाषा एवं क्या है, ब्राह्मी भाषा, है ना? ब्राह्मी भाषा में होते थे। कहीं कहीं खजगोष्ठी और कभी कभी क्या है अरमाइक भाषा में, अरमाइक लिपि का भी यूज़ किया गया है। ओके, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर जो है लिखी जाती है? कौन सी लिपि, है ना? तो कौन सी लिपि है? ऑप्शन ए है ब्राह्मी, शारदा, नंदन, क्या है, नंदनगरी, और क्या है, खगोष्ठी लिपि। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है खगोष्ठी लिपि। मैंने खगोष्ठी लिपि का जो है ये मैंने एक इमेज भी दे दिया है। एक खगोष्ठी लिपि इस प्रकार लिखी जाती थी, और ये क्या है, ये दाहिने से बाएं की वो लिखा जाता, मतलब राइट से लेफ्ट, मतलब इस साइड ऐसे करके लिखा जाता था, इस साइड से ऐसे करके। ओके, तो इसको पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? जेम्स प्रिंसेप को जाता है। और यह क्या है, उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि क्वेश्चन नंबर 9 कि अशोक के शिलालेख को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? सेम क्वेश्चन है, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ऑप्शन ए में करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बताई थी? ये क्वेश्चन जो है मैंने कल भी बताया था, राइट? तो देखिए, ये इस क्वेश्चन में क्या है, हमेशा क्या है, मतलब आयोग ने अलग अलग मतलब उत्तर दिया है। ठीक, मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब पाटलिपुत्र के शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, कि जैसे मैंने पिछले वाले जो क्वेश्चन था, तो पिछले वाले वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बताया है कि पाटलिपुत्र की स्थापना जो है गंगा एवं सोन नदी के किनारे किया गया था। हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी। और उदयन ने क्या है, उनको अपनी राजधानी बनाया था, कि राजधानी बनाया। लेकिन क्या है, आप देखेंगे तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, अशोक महान और कनिष्क है। मतलब उदयन का नाम यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में क्या है, बीपीएससी ने, है ना, ये क्वेश्चन कहा बीपीएससी में पूछा गया था 1997 से 98, राइट? जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 97-98 पूछा गया। तो उसके अनुसार से जो आयोग ने किस क्वेश्चन इसके मतलब आंसर को चुना था, चंद्रगुप्त मौर्य को चुना था, राइट, इसके करेक्ट आंसर में। लेकिन इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? उदयन है, तो याद आप रखिएगा। ओके, नेक्स्ट मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ओके, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, ऑप्शन ए है अशोक, बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है वृहदत्त, और पुष्यमित्र सिंह। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो थे वृहदत्त थे, ना? ऑप्शन सी में इनका है। और वृहदत्त की हत्या जो है इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 100 क्या है 84 ईसा पूर्व, है ना, 184 ईसा पूर्व में की गई थी। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक ना। और चंद्रगुप्त मौर्य की गणना जो भारत के महान शासकों में होती है। इतना ये सब बातें जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक की नीति के आर्थिक, है ना, अशोक की नीति के आर्थिक परिणाम के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, तथा इस तथ्य में मतलब किसने विश्वास किया था? तो देखिए, हमारा ऑप्शन ए है, मतलब किस शासक ने मतलब ऐसा माना था कि मौर्य काल के जो है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? उसके आर्थिक परिणाम थे। तो एक इतिहासकार है, उनका नाम है रोमिलाथ थापर, जो कि ऑप्शन ए में है। इनका मानना था कि अशोक की नीति के, है ना, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही जो है क्या हुआ, इनका मतलब कि मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, है ना, मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। तो ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मतलब बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया, है ना? तो देखिए, मौर्य युग का टाइम था। मौर्य युग में क्या पहाड़ियों को काटकर जो है चलो देखते हैं, है ना, मौर्य का टाइम था, मौर्यों का टाइम था। उसने क्या किया, पहाड़ों को काटकर, है ना, पहाड़ों को काटकर जो है
निवास स्थान जो है बनाया है ना। और इसको मतलब एक टेक्निक क्या है कि पहाड़ को काट के जो है रहने का स्थान बना देते हैं, है ना। तो दशरथ का नाम सुना होगा, जो क्या थे, मौर्य मतलब अशोक के पौत्र थे, है ना। उन्होंने क्या किया, नागार्जुनी पहाड़ियों को काट के, है ना, नागार्जुनी, नागार्जुनी, है ना, पहाड़ी को काट के जो है आजीविकाओं के लिए, ये जो ऑप्शन ए है आजीविकाओं के लिए, आजीविकाओं के लिए जो है ये पहाड़ी का निर्माण करवाए थे, ठीक है। तो अशोक के समय क्या बराबर की पहाड़ी गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण, चौपड़ आदि गुफा जो है प्रमुख है। तो इसे क्या है आश्रय गृह के रूप में किया गया था। तो ऑप्शन ए है आजीविकाओं के लिए। किसने कराया था, मौर्य ने करवाया था, पहाड़ को काट के बनाया था। कि कहाँ है, नागार्जुनी पहाड़ी को काट के किया गया है ना, पहाड़ों को काट के जो है बनाया गया है। तो अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि सुदामा की गुफा है ना और कर्ण चौपड़ कहाँ स्थित है, मतलब सुदामा की गुफा, सुदामा की गुफा और क्या है, कर्ण की चौपड़, कर्ण चौपड़, तो ऐसा कहाँ क्या करेक्ट आंसर होगा, नागार्जुनी, है ना। तो हो गया, इतना बता दिया मैंने। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था उस जगह का नाम है, अगर आपने ये देख लिया होगा, मैंने चित्र इसका दे दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तक्षशिला, है ना, तक्षशिला। ये इनका इस तक्षशिला का मैंने इमेज दे दिया था कि आपको इमेज देखेंगे ना तो अच्छे से जो है समझ में आएगा। और तक्षशिला जो था मौर्य काल में जो है क्या है, हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था। क्या है, हिंदू एवं बौद्ध, है ना, बौद्धों का क्या प्रमुख केंद्र था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मतलब ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। देखिए ताम्रपत्र है, मैंने इमेज में दिखा दिया। क्या है, प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, मतलब किसकी जगह से, ओके। तो देखिए कि इस क्या है, तो हमारा ऑप्शन है कि बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से या जावा सुमात्रा से। करेक्ट आंसर है जावा सुमात्रा से। अब देखिए ये मतलब कैसे पता चला ना, तो पालवंशी शासक थे देवपाल, है ना, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी थे ना, देवपाल थे और वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, है ना, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। लेखों में उसे क्या कहा गया है, परम सौगात, परम सौगात कहा गया है, राइट। और उसने क्या है, जावा के शैलेंद्र वंशी एक शासक थे, उनका नाम था बालपुत्र देव, के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए क्या है 5 गांव दे दिए थे, राइट। तो ये क्या है, जावा सुमात्रा से जो है बिहार के राजाओं का संपर्क मतलब दिखता है ना। तो मैंने बता दिया वो देवपाल थे, और देवपाल किस धर्म से, बौद्ध धर्म से थे। और जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में क्या है एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए, है ना, उसने 5 गाँव दान दिए थे। इन ताम्रपत्रों से पता चलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल के 5 गांव दान में देने के लिए जो है प्रार्थना की। अभी जस्ट मैंने इस क्वेश्चन का जो है आंसर मैंने बताया है लास्ट क्वेश्चन में, मैंने बताया ना। जैसा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी बालपुत्र देव, है ना, जो कि कहाँ से थे, जावा, है ना, जावा, एक मिनट, जावा से थे ना। और इन्हीं के अनुरोध पे जो है क्या कहते हैं एक स्थापना की तथा रख रखा है। तो दूत 5 देवपाल से 5 गांव जो है दान देने की जो है प्रार्थना किए थे, है ना। ये और देवपाल जो थे, देवपाल किस धर्म से थे, तो कौन धर्म को वो मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, किस अभिलेख में रुद्र दमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है ना, रुद्र दमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। ऑप्शन ए है नासिक, ऑप्शन बी है सांची, ऑप्शन सी है जूनागढ़, ऑप्शन डी है भित्री अभिलेख, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या है, जूनागढ़ अभिलेख, है ना, जूनागढ़ अभिलेख। देखिए जूनागढ़ है कहाँ, तो जूनागढ़ है कहाँ, गुजरात में, है ना। तो एक है क्या, रुद्र दमन, है ना, ये रुद्र दमन नहीं है, रुद्र दामन है, ओके। ये दोनों वर्ड जो है एक साथ आता है ना। और रुद्र दामन है, एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और जिस पर शिलालेख पर उत्कीन है कि उसी पर अशोक के 14 क्या प्रागणों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 अभिलेख भी जो है खुदे हुए हैं, है ना। और ये अभिलेख क्या है, विशुद्ध मतलब शुद्ध संस्कृत में है, संस्कृत भाषा में ये भी लिखा हुआ है ना। अभी संस्कृत भाषा तथा क्या है, संस्कृत भाषा तथा यह ब्राह्मी भाषा में लिखा ना, ब्राह्मी भाषा में जो है लिखा गया है ना। रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियों पर सुंदर प्रकाश डाला गया है ये गुजरात जूनागढ़ अभिलेख में, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दूसरी शताब्दी के आसपास, है ना, रचित संस्कृत के शिलालेख, मैंने पिछले शिलालेख के बारे में बताया था भी, के अनुसार सुदर्शन झील, है ना, सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी। अब देखिए सुदर्शन झील कहाँ है, मैंने पिक्चर भी दे दिया है ना, गिरनार जूनागढ़ राजा ये गुजरात में है, करेक्ट। ये सुदर्शन झील का चित्र है। तो क्या है करेक्ट आंसर क्या होगा, अभी आपने करेक्ट आंसर कौन सा होगा आप देखने के बाद मैंने बता दिया, ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर रुद्र दमन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन रुद्र दामन है एक्चुअली, रुद्र दामन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। ऑप्शन ए है पुष्य मित्र शुंग,
ऑप्शन बी है मेनांडर, ऑप्शन सी है विम कटफिसेस और ऑप्शन डी है गौतमीपुत्र सातकर्णी। ओके, सातकर्णी, इसका स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है? सातकर्णी। ओके, सातकर्णी। तो इसका करेक्ट आंसर है किड, ये किड नहीं है, कट फिशेस है ना। कट फिशेस जो है कुषाण शासक थे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इनके बारे में मैं लिख रहा हूँ। ये जो थे क्या, कुषाण शासक थे। और इन्होंने क्या है, बड़े पैमाने पर क्या है, स्वर्ण मुद्रा है ना, स्वर्ण मुद्रा का जो है प्रचलन किया भारत उपमहाद्वीप में। और कुषाण शासक जो है विम कटफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के मतलब प्रचलन का जो है श्रेय प्राप्त है, क्योंकि इन्होंने जो है सबसे पहले जो है स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन स्टार्ट किया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद जो है किस वंश ने अपने मतलब भारत पे राज किया? तो उसका नाम है कण्व वंश। कण्वा या फिर इसको क्या कहते हैं, कण्व, है ना। कण्व वंश ने जो है भारत पे राज किया था। शुंग, जैसे कि ये शुंग वंश है ना, शुंग वंश का अंतिम राजा जो थे देवभूति, है ना, देवभूति। देवभूति ये कौन थे? अंतिम राजा थे, अंतिम राजा थे। और देवभूति जो है अपने आमत्य वासुदेव, इनके देवभूति के जो आमत्य थे, आमत्य मतलब प्रधानमंत्री मंत्री होता है, वासुदेव के क्या षड्यंत्रों द्वारा जो है मारे जाते हैं। और वासुदेव ने क्या है, नवीन मतलब नया एक राजवंश बनाया। वो क्या क्या कौन राजवंश था? उस राजवंश का था कण्व राजवंश, है ना। और शुंगों के समान क्या कहते हैं कि ये भी जो थे एक के ब्राह्मण थे, है ना, ब्राह्मण वंश के थे। तो हमारा 20वां क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास 5 और क्वेश्चन है, और 25 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट डे फिर से ये क्वेश्चन करेंगे। ओके, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर जो है सत्ता प्राप्त की थी? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? ओके, तो किस गुप्त शासक ने ऐसा किया था? ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, हमने देख लिया, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर क्या है डी स्कंदगुप्त। करेक्ट, तो देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, ये हमारा ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो समुद्रगुप्त के पश्चात जो है कहानी स्टार्ट होता है, समुद्रगुप्त सी के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त जो है शासक बनता है। एक मिनट, समुद्रगुप्त के बाद इसका बेटा जो रहता है रामगुप्त, रामगुप्त जो है शासक बनता है। लेकिन शकों के आक्रमण, शक का इधर से आक्रमण हो रहा है ना, विरोध ना करने के कारण, जैसे शक का आक्रमण, शकों का आक्रमण, आक्रमण का क्या है, विरोध ना करने के कारण जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसकी क्या है, इसकी हत्या कर देता है रामगुप्त का। ओके, हत्या कर देता है। और उसकी पत्नी, रामगुप्त की पत्नी जो है ध्रुव से विवाह कर लिया, और क्या है फिर ये शकों को हरा देते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। बोला प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो देखते हैं, हमारा ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त या फिर पुष्यमित्र को। इसका करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना। समुद्रगुप्त को क्या है, प्राचीन भारत का नेपोलियन, नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, अभी तुरंत मैंने अभी पढ़ा था कि गुप्त सम्राट वो कौन थे जिन्होंने नहीं, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को जो है पराजित किया था, उसका नाम क्या? उसका नाम था स्कंदगुप्त। ओके, उनका नाम क्या था? स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पहले नालंदा विद्यालय का ये है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। और हमारा नालंदा विश्वविद्यालय जो था ना, में हेनसांग बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो था शुक्रदित्य था ना, हेनसांग के अनुसार। वेनसांग, है ना, वेनसांग के अनुसार क्या बताते हैं कि नालंदा के संस्थापक कौन थे? संस्थापक का नाम था शक्रादित्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है ना, मतलब किस टाइम में हुआ था, है ना, तो किस टाइम में? तो गुप्त। ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट आंसर है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, मौर्य युग में हुआ था, या गुप्ता पीरियड में, या पाल पीरियड में, या फिर कुषाण पीरियड में। तो ये क्या है, गुप्ता पीरियड में जो है नालंदा विश्वविद्यालय का युग था। ओके, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी हमारा जो है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो आज हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, और अगर आपको मेरा वीडियो देखने में अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे जो है मोटिवेशन मिले, और आपके लिए जो है ऐसे ही अनेक वीडियो बनाऊँ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।